नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल में लिखा ही गया है कि EDD सेकेंड जो 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और UPPCL जेई से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में तो काम करेगा ही और आगे आपके जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे काम बहुत करेगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे MCQ टाइप में और वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाने पे, क्योंकि 250 प्लस क्वेश्चंस हैं तो पढ़ाने में भी टाइम लगेगा, समझाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, आप लोग वीडियो देखिएगा और राइटिंग को बिल्कुल मत देखिएगा। राइटिंग जल्दी जल्दी में इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं बन पाई है, इसलिए मेरे शब्दों को सुनिए और वीडियो को देखते रहिए। सिर्फ शब्दों पर गौर करिएगा, आपके दिमाग में ज़रूर घुसेगा। और आपके परीक्षा जो आगामी 21 तारीख को हो गई, 18 से बढ़ा के 21 तारीख को EDD सेकेंड की परीक्षा है। तो ये मैराथन क्लास है आज की। अगर आप लोग अन्य 2 सब्जेक्ट IMRE का और UE का मैराथन क्लास चाहते हैं तो आज के इस वीडियो पे सबसे पहले 500 व्यू जब आएगा तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और इस आज के क्वेश्चन एंड आंसर का MCQ का जो PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदे हैं। वहाँ पे सभी PDF क्लास की मिल जाएगी और सारी न्यूज मिलती रहेगी। तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा स्विच बोर्ड की फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। मैंने अधिकतर क्वेश्चन हिंदी में लिए हैं, क्योंकि डिप्लोमा में अधिकतर स्टूडेंट हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इंग्लिश भी बोलता चलूँगा। तो उसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, फर्श से मैक्सिमम उतनी ऊंचाई होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से पहुँच सके, तथा जहाँ पर छोटे बच्चों को पहुँचने पर या उनको छूने के लिए छोटे बच्चे न पहुंच पाएँ, इसलिए उतनी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, आंसर देखते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए और स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई होनी चाहिए 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और स्विच बोर्ड की 1 मीटर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इतना तो पढ़े लिया। रिवीजन है, एक मैराथन क्लास है, आप लोग इसको देख के जाएंगे। आप लोग पूरी बुक इसमें कंप्लीट है, लेसन 1 से लेसन 8 तक ऑल कंप्लीटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जब वायरिंग की जाती है? छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बोर्ड की? ठीक है, छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बोर्ड से? 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। चलिए बढ़ते इलेक्ट्रिक वायरिंग की। थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वायरिंग की हॉरिजॉन्टल रन की फर्श से ऊंचाई कितनी है, कितनी होगी? तो होगी 3 मीटर। कितनी होगी इलेक्ट्रिक वायरिंग की हॉरिजॉन्टल रन की फर्श से ऊंचाई? 3 मीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 1/3 यानी 0.33 मीटर्स। ठीक है, मूल्य सूची क्या है? ये ऑप्शन में आएगा, जरूर आपसे पूछा गया मूल्य सूची क्या है। तो आपको सिंपल सा बोल देना एक फंडा, विक्रेता के सामग्री विशेष विवरण के साथ मूल्य व खरीद की अन्य सूचनाएं प्राप्त करता है। ये मूल्य सूची मतलब कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य सूची बनाते हैं ना, तो उसी के साथ ये सामान साथ मूल्य व खरीद की अन्य सूचनाएं प्राप्त करता है, मूल्य सूची कहलाता है। ठीक है, या तो इतना ऑप्शन देगा, मूल्य व खरीद की अन्य सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इतना आप टिक करके आ जाएंगे, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज का सूची मूल्य क्या है। वस्तु का उत्पादन शुल्क केंद्रीय व स्थानीय कर सहित यह मूल्य क्या कहलाता है? सूची मूल्य कहलाता है। ठीक है, वस्तु का उत्पादन शुल्क है, केंद्रीय व स्थानीय कर सहित, टैक्स और सहित लेके जो मूल्य बनता है वो सूची मूल्य कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध मूल्य क्या है? शुद्ध मूल्य देखिए, सूची मूल्य पर उत्पादन शुल्क। ठीक है, सूची मूल्य पर उत्पादन शुल्क, केंद्रीय व स्थानीय कर व छूट आदि लगा देने पर वस्तु का जो मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है, जो मूल्य प्राप्त होता है वही शुद्ध मूल्य कहलाता है। टैक्स और छूट आदि लगा देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है शुद्ध मूल्य कहलाता है। देखिए, भूसंपर्कन अर्थ कॉन्टैक्ट में उपयोग करने वाले चालक का प्रतिरोध किस प्रकार का होना चाहिए? न्यूनतम प्रतिरोध का होना चाहिए। जो कंडक्टर उपयोग किए जाते हैं अर्थिंग के लिए, उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। देखिए, भूसंपर्कित उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच विभवांतर किस प्रकार का होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में न्यूनतम विभवांतर होना चाहिए, नहीं तो विभव का काम करने लगेगा। ठीक है, भूसंपर्कन क्यों किया जाता है? भूसंपर्कन देखो क्यों किया जाता है? सभी स्टेशन पर लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए,
तब विद्युत झटकों से बचाव के लिए, मेन तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए, और जितने इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं सब स्टेशन वगैरह पावर हाउस में, उनको सुरक्षित रखने के लिए भू संपर्कन कहता है। 11वां क्वेश्चन है, वे सब स्टेशन जिनका संस्थापन भवन के अंदर किया जाता है क्या कहलाता है? इंडोर सब स्टेशन। क्या कौन सा सब स्टेशन कहलाता है? इंडोर सब स्टेशन। 10 क्वेश्चन हो गए, इंडोर सब स्टेशन कहलाते हैं। बस मेरे बातों को और सब वीडियो को देखते रहिएगा, मेरी बातों को सुनते रहिएगा ध्यान से, आप लोग की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज एक ही क्लास में। EDD सेकेंड फिर आपको दोबारा उठा के बस रिपीट करना होगा, उसके बाद आपकी तैयारी कंप्लीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, वे सब स्टेशन, देखिए, वे सब स्टेशन जिनको लाइन खंभों पर आरूढ़ित बाहर खुले में स्थापित किया जाता था, उस सब स्टेशन का क्या नाम है? जैसे बाहर कई होते हैं खंभ, आप देखे होंगे आपके गांव में जो बाहर लगे होते हैं खंभे, 4 पोल पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, तो कौन सा स्टेशन कहलाता है? उस स्टेशन कहलाता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, अब चलिए 13वां क्वेश्चन है, क्रय विभाग का क्या काम है? क्रय विभाग का काम क्या है? ठीक है, संस्थापन के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय करना। क्रय विभाग का काम है संस्थापन के लिए आवश्यक सामग्री का, इंस्टॉलेशन में जो सामग्री होता है उनका क्रय करना क्रय विभाग का काम है। ठीक है, उत्पादन लागत, 14वां क्वेश्चन है, उत्पादन लागत एवं लाभांश का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल मूल्य। उत्पादन लागत और लाभांश का योग क्या कहलाता है? कुल मूल्य। चलिए बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन पर, लाभ का प्रतिशत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत लगा जाता है? लाभ का प्रतिशत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25%। ऑप्शन आएगा ऐसे, आप टिक करके आ जाइएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए 4 ऑप्शन MCQ नहीं रखा, क्योंकि 4 ऑप्शन बोलने में तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता, फालतू टाइम से अच्छा है एक आंसर आपको बताना है, आप जाकर वहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांग पत्र जो होती है कितनी प्रतियों बनाई जाती है? कितनी प्रतियां होती हैं उनकी, कितने संलग्न होते हैं, 1-2 पेज होते हैं, प्रतियां होती हैं, तो कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं मांग पत्र? 3 प्रतियों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्या उद्देश्य है? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्या उद्देश्य है? ठीक है, आगरण एवं मूल्यांकन क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रोजेक्ट के कोई भी कार्य उसको सबसे पहले क्या करें? एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, उसकी रूपरेखा तैयार करने में लगने वाला सामान का विवरण, वह कॉस्ट और कास्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, सभी की सूची जो तैयार की जाती है उसी को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का यही उद्देश्य है, और फिर सूची तैयार करके उसको सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब ये आकस्मिक व्यय कंटिजेंसीज क्या है? देखिए, आकस्मिक व्यय क्या होता है? ये बिना बता के आता है, कभी भी आ सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कंटिजेंसीज कहलाता है। ठीक है, ये इनका अनुमान नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये तो उस प्रोजेक्ट में लगे सभी लेबर्स के मूल्य में से 3 से 5% काट ली जाती है। मतलब कंटिजेंसी जो होती है तो उसमें लगे जितने प्रोजेक्ट में लेबर लगे हैं जो भी लगे उनसे 3 से 5% कंटिजेंसीज काट ली जाती है। ठीक है, जो आकस्मिक व्यय होता है सबको मिस काटा जाता है, एक बिना बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन चार्ज परिनिरीक्षण प्रभार क्या है? सुपरविजन चार्ज परिनिरीक्षण प्रभाव क्या है? ठीक है, यह प्रभार सामग्री मूल्य, श्रम मूल्य, आकस्मिक प्रभार व ऊपरी प्रभार के योग पर 10% से, देखिएगा 10% से 15% तक लगाया जाता है। सुपरविजन चार्ज कितने परसेंट तक लगाया जाता है? 10% से 15%, ऐसे आएगा ऑप्शन पे। ठीक है, मैं सब बताते हुए चल दूंगा। भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है? अभी एक क्वेश्चन था इसमें कुछ अलग था, अब इसमें सारी विस्तृत जानकारी है। भू संपर्कन का उद्देश्य प्रचालक व्यक्ति की सुरक्षा के अतिरिक्त न्यूट्रल वायर को भू विभव यानी अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना भी होता है। ठीक है, ये भू संपर्कन का उद्देश्य है। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पर। तो 21 क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात कहेंगे, अगर इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अन्य 2 सब्जेक्ट का भी मैराथन क्लास चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मैं जल्दी वो मैराथन क्लास आपके सामने लेके आऊँ। डोमेस्टिक वायरिंग, DW हम बोले, डोमेस्टिक वायरिंग स्थापन में कैसी केबल का प्रयोग करनी चाहिए? किस प्रकार के केबल का प्रयोग करना चाहिए? जल्दी बनाए सब, तो राइटिंग नहीं अच्छी होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि किस प्रकार केबल का यूज करना चाहिए? 40 SWG का कापर या 12 SWG का एल्युमिनियम का। ठीक है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये एक तरीके से यूनिट है, आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थ वायर का सामान्य माप क्या है? जिसका अगर अर्थ वायर कापर वायर का बना है तो उसका सामान्य माप 14 SWG होगा, अगर एल्युमिनियम वायर का बना है तो 40 mm² का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है,
अर्थ वायर की अर्थ के अंदर व बाहर माप होनी चाहिए। अर्थ वायर के अर्थ के अंदर कितनी माप होनी चाहिए? अंदर जो होना चाहिए 8 mm व्यास का होना चाहिए तथा ऊपर 6 mm का व्यास का होना चाहिए। ठीक है। नहाने के कमरे में यानी बाथरूम में सॉकेट कितने मीटर ऊपर लगाना चाहिए? जो सॉकेट लगता है, बोर्ड लगता है ना, तो मैं देखते हैं ना, कितने मीटर ऊपर लगाना चाहिए? देखिए ध्यान से, 1.3 मीटर, ऐसे ऑप्शन आएगा, आप लोग टिक करके बस चले आइएगा। 1.3 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। जमीन शुष्क होने पर पाइप की लंबाई कितने मीटर बढ़ा दी जाती है? यानी जब जमीन क्या होता है, सूखा हो जाता है, वहाँ नमी कम हो जाती है, तो उनकी पाइप, उस पर नमी मिल ही नहीं पाती है, तो पाइप को बढ़ा दिया जाता है। तो कितना बढ़ा दिया जाता है? देखिए 2.75 मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है। देखिए संस्थान से भू संपर्कन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? कोई भी संस्थान है वहाँ से भू संपर्क की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम न्यूनतम यानी 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक। अब ये देखिए 27वां क्वेश्चन है, भू तार कौन सी धातु का बना होता है? जो अर्थ वायर होता है किस प्रकार धातु का बना होता है? कॉपर का। ठीक है, किस धातु का बना होता है? कॉपर का। ठीक। अब यहाँ पर आइए, भू इलेक्ट्रोड की गहराई कितनी होनी चाहिए? अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर। ठीक है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते हुए चलूंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिवर्स पास करिएगा और उसके बाद सुन लीजिएगा। ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो में, किसी भी चीज़ से, किसी कोई एप्लीकेशन से यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका वॉइस बस सुन के जाइएगा, आप लोग को ध्यान में अच्छे से आ जाएगा। वायर इंस्टॉलेशन में भू सतह प्रतिरोध, ये लोग आप जानते ही होंगे। अर्थ कंटिन्यूस रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ओम। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के धातु आधारों को 1.609 किमी में कम से कम कितने स्थानों पर भू संपर्कित किया जाता है? जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जाती है उनको आधारों को 1.609 किमी में कितने किमी में भू संपर्कित किया है? 4 बार। ये एक नहीं है, 4 बार है। 4 कितने जगह संपर्कित किया था? 4 बार। टेक वायर की ऊंचाई कितनी हो जाए? टेक वायर मतलब स्टे वायर। ठीक है। टेक वायर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। टेक वायर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक हो गए, 31 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, बस आपको रिवीजन है, रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है। आप लोग बहुत क्लास कर चुके हैं, अब समझाना नहीं, अब करना है, रटना है, पढ़ना है, देना है पेपर। ठीक है। भू संपर्कन के लिए जीआई वायर का माप कितनी होनी चाहिए? भू संपर्कन के लिए। ठीक है, भू संपर्कन के लिए जीआई वायर की माप कितनी होनी चाहिए? 6 mm स्क्वायर 11 SWG। ठीक है, ये भू संपर्कन के लिए जीआई वायर की माप होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसका सबसे बड़ी बात होती है ना, दोनों धातु एक ही मेटल की होनी चाहिए। देखिए आंसर था नहीं, यानी एक ही पदार्थ के हों, जो अर्थ वायर हों और वह अर्थ इलेक्ट्रोड, दोनों जो मेटल होते हैं वो एक ही पदार्थ के हों। ठीक है। अर्थ वायर को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए इसको किस प्रकार स्थापित करना होगा? अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने किस प्रकार स्थापित करना होगा? देखिएगा, देखो यहाँ पे है भूतल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे, यानी भूतल से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे तथा 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप से ले गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से ले जाना चाहिए। ठीक है, 30.5 भूतल से नीचे जाना चाहिए, तभी यांत्रिक क्षति से बच पाएगा अर्थ वायर। चलिए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड को भूमि के अंदर किस स्थिति में स्थापित करना चाहिए? आप अर्थिंग लेसन से, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थिंग से सब सब्जेक्ट से, सब लेसन से बना है। वर्टिकली होना चाहिए। देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड को भूमि के अंदर किस प्रकार स्थापित करना चाहिए? वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब आइए, भू संपर्कन के लिए पाइप इलेक्ट्रोड में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? भू संपर्कन के लिए पाइप इलेक्ट्रोड में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, जो जीआई पाइप होना चाहिए 38 mm, जीआई पाइप की माप कितनी होनी चाहिए? 38 mm भीतरी व्यास। ठीक है, और या 100 mm भीतरी व्यास के ढलवा लोहे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भू संपर्क इलेक्ट्रोड होना चाहिए उसमें खूबी होनी चाहिए 38 mm जीआई का, फिर उसके बाद कम नहीं होना चाहिए। पाइप क्या होना चाहिए? समकोण पर छिद्रित हों। देखिएगा, पाइप समकोण पे छिद्रित हों
तथा पाइप की लंबाई जीआई पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए न्यूनतम लंबाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन, भू संपर्कन के लिए जीआई प्लेट तथा कापर प्लेट इलेक्ट्रोड की माप कितनी होनी चाहिए। ठीक है, भू संपर्कन के लिए 37 क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीआई प्लेट की माप होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर 6.3 mm लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तांबे की प्लेट की माप होनी चाहिए 63.16 mm। ऐसे ही ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, आप लोग टिक करके चले आएगा, आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक, अर्थ इलेक्ट्रोड की मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए 1.25 मीटर। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन बुक से बना, कोई भी ना गूगल से कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया गया है। तो आप लोग का 100% श्योर है कि इसमें क्वेश्चन जरूर, हमारा दावा है कि 50 क्वेश्चन एबव भी फंसेंगे निश्चित। ठीक है, भू संपर्कन का प्रतिरोध 39 क्वेश्चन है। भू संपर्कन का प्रतिरोध निम्न स्थानों के लिए किस प्रकार बदलता रहता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जहां वायर इंस्टॉल संस्थानों में जहां वायर स्थापन होता है वहां पे 1 ओम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, बड़े शक्ति केंद्रों में कितना रेजिस्टेंस होता है, अर्थ भू संपर्कन का प्रतिरोध कितना होता है 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है। ठीक, 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है। छोटे शक्ति केंद्रों व उपकेंद्रों में 1 ओम से 2 ओम तक होता है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, अन्य विद्युत संस्थानों में 2.5 ओम से 5 ओम तक होता है। ठीक है, डन, इतना आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 40 क्वेश्चन से पूछते हैं। देखिएगा 40 क्वेश्चन है। देखिए 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 क्वेश्चन, वायर और स्ट्रिप अर्थिंग, अर्थिंग होती है ना, वायर भी होती है स्ट्रिप भी होती है, तो इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, वायर और स्ट्रिप अर्थिंग किस प्रकार की जमीन के लिए उपयुक्त होती है। अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग अर्थिंग दी जाती हैं, तो इसको यही पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए ये आंसर कह रहा है पथरीली मिट्टी जहां गड्ढा खोदना आसान नहीं होता, जहां पे गड्ढा खोदना आसान नहीं होता वहां पे कौन सी अर्थिंग का उपयोग करता है, वायर और स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग तार में भू संपर्कन 41 क्वेश्चन पूछ रहा है। स्ट्रिप अर्थिंग तार में भू संपर्कन तथा स्ट्रिप भू संपर्कन के लिए न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए, मतलब भू संपर्कन स्ट्रिप भू संपर्कन। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो वायर भू संपर्कन के लिए 15 मीटर, स्ट्रिप संपर्कन के लिए 5 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम गहराई। ठीक है, 42 क्वेश्चन है। स्ट्रिप अर्थिंग के लिए जीआई स्ट्रिप व कापर स्ट्रिप की न्यूनतम माप कितनी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग के लिए जीआई स्ट्रिप व कापर स्ट्रिप की न्यूनतम माप कितनी होनी चाहिए, तो जीआई स्ट्रिप की माप होनी चाहिए 25 mm गुणे 2 mm। ठीक है, कापर स्ट्रिप की माप होनी चाहिए 25 mm गुणे 1.6 mm। अगर आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट का भी इसी तरह मैराथन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइबर तो खूब बढ़ाइए, खूब शेयर करिए, लास्ट टाइम में बस। स्ट्रिप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए वायर की न्यूनतम माप कितनी होनी चाहिए। कापर वायर की माप होनी चाहिए 3 mm स्क्वायर, जीआई वायर की माप होनी चाहिए 6 mm स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग में कापर वायर 3 mm स्क्वायर, जीआई वायर 6 mm स्क्वायर। चलिए 44 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग किस प्रकार की जमीन के लिए उपयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा बलुआ जमीन के लिए, जहाँ पे बालू वाला जमीन होता है रॉड अर्थिंग, बलुई जमीन मिट्टी होती है। हर जगह जमीन अलग अलग होती है, तो हर जगह के लिए अर्थिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है, रॉड अर्थिंग के लिए, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक से, हर सब्जेक्ट प्रत्येक टॉपिक से वो ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन बनाया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगा, सब फंसेगा, डन है मेरा। रॉड अर्थिंग के लिए किस प्रकार के छड़ व पाइप का उपयोग किया जाता है। रॉड अर्थिंग के लिए देखिए 12.5 mm की कापर रॉड या 16 mm व्यास की जीआई रॉड या 25 mm व्यास 2.5 मीटर लंबा जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीआई छड़ जो होता है 25 mm व्यास की, ठीक है, 25 mm व्यास 2.5 मीटर लंबा जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है। हम आपको ये PDF भेज देंगे इसका टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, पाइप अर्थिंग के लिए देखिए, पाइप अर्थिंग के भू संपर्कन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। देखिए 38 mm व्यास की जीआई पाइप छिद्र युक्त जमीन की सतह से कम 3.75 मीटर, कितना
3.75 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है। ठीक है, क्या क्या आवश्यक होती है? 38 mm व्यास की जीआई पाइप चाहिए, 3.75 मीटर की गाड़ी जाती है, और जमीन से उसको होने में बताया कितनी लंबाई तक बढ़ाई जाती है, 2.75 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूछ लेगा अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, तो 2 अर्थिंग में बता दिया, और हार्ड अर्थिंग, और फिर उसके बाद स्ट्रिप अर्थिंग, फिर उसके बाद एक पाइप अर्थिंग। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर है देखिएगा, प्लेट अर्थिंग 47 क्वेश्चन। ठीक है, 250 अबव क्वेश्चन हैं। प्लेट अर्थिंग के लिए कॉपर प्लेट व जीआई प्लेट की माप कितनी होनी चाहिए प्लेट अर्थिंग के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कॉपर प्लेट की माप होती है 60 गुणे 3.15 mm, 60 सेंटीमीटर गुणे 3.15 मीटर। जीआई प्लेट की माप कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर गुणे से 6.30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये प्लेट अर्थिंग जो होती है 2.5 मीटर नीचे वर्टिकली ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप अर्थिंग में पाइप पर बने छिद्र लगभग कितने व्यास के होते हैं तथा उन पर बने छिद्र एक दूसरे छिद्र से कितने दूरी पर होते हैं? ठीक है, देखिए व्यास कितने होते हैं? 1 mm व्यास के तथा 15 सेंटीमीटर की समान दूरी पर क्रमशः समकोण पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे एक क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव बने। कितने व्यास के होते हैं? 1 mm। कितने दूरी के होते हैं? 15 सेंटीमीटर। कितने कोण पे होंगे? समकोण पे होते हैं। ठीक है, सब पाइप अर्थिंग में 49 क्वेश्चन है। पाइप अर्थिंग में अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? पाइप अर्थिंग में अर्थ वायर को यांत्रिक क्षति किस प्रकार व्यवस्था की जाती है? देखिए 12.7 mm व्यास के जीआई पाइप के अंदर स्थित अर्थ वायर को भूमि की सतह से सामान्यतः 60 सेंटीमीटर नीचे से लाया जाता है। इससे ऐसे ही पाइप अर्थिंग को अर्थ वायर के यांत्रिक क्षति से बचाया जाता है। ठीक है, देखिए राइटिंग मत जाएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी माना क्वेश्चन तो राइटिंग तो अच्छी नहीं बन पाई है। 50 क्वेश्चन है, भू प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है? देखिए भू इलेक्ट्रोड को भू अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है? भू इलेक्ट्रोड के चारों 1.5 से 2 मीटर तक खुदाई करने से तथा समांतर क्रम में बहुत से भू संपर्कन को जोड़कर। ठीक है, ये ऑप्शन ज़्यादा आएगा, समांतर क्रम में बहुत से भू संपर्कन को जोड़कर अर्थ रेजिस्टेंस को कम किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक 50 क्वेश्चन हो गया। अगर आपने शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दिया, लाइक मार दो। अब तो इतना देख लिए हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फटाफट और करवाओ। फिर 500 सब्सक्राइबर 500 व्यूज चला आज हो जाए। यदि बादल 51 क्वेश्चन है, यदि बादल और लाइन चालकों के मध्य धारिता सी बेस सी तथा लाइन चालक यानी सी बेस सी का मतलब ये है सी तो लाइन चालकों और भूमि के मध्य धारिता सी हो और ई बादल की वोल्टता हो तो भू और चालक के मध्य वोल्टता कितनी होगी? तो ये कह रहा है ई सी अपान, देखिए क्या होगा ई सी अपान सी प्लस सी, ये भू और चालक के मध्य वोल्टता है। और दूसरा क्वेश्चन बादल और चालक के मध्य वोल्टता कितनी होगी? पूछ रहा ई सी अपान सी प्लस सी, ये बादल और चालक के मध्य वोल्टता है। ठीक है, ये भू और चालक के मध्य है, ये बादल और चालक के मध्य। ये पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा ऑप्शन में कि भू और चालक के मध्य वोल्टता बताइए कितनी होगी। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें टिक करना होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ऊपर सी है, एक में सी है। ठीक है, 2 तथा 3 चालकों में 2 तथा 3 कंडक्टर में प्रेरित वोल्टेज मान कितना रहता है? 2 के लिए 1/3, 3 के लिए 1/4। तो हमारे 52 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 53। अब देखिएगा, ये ईडीडी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें यूटिलाइजेशन आईएमआर तीनों मिक्सिंग आपको मिलेंगे, तीनों मिक्स मिलेंगे। तो चलिए उपयोगिता गुणांक यूटिलाइजेशन फैक्टर गुणांक क्या है? देखिए इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति प्रकाश बटे में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति। ठीक है, हास गुणांक क्या है? डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसको पी से डिनोट करते हैं हास गुणांक, और इसका वास्तविक प्रदीपन बटे में पूर्णतः स्वच्छ दशा में
प्रदीपन, मतलब वास्तविक प्रदीपन, जो प्रदीपन हो रहा है, इल्यूमिनेशन जो हो रहा है, और जो स्वच्छ दिशा में प्रदीपन है, उसका अनुपात होता है डिफरेंशियल फैक्टर। चलिए 55 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आंतरिक वितरण प्रणाली, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार की होती है? आंतरिक वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो इसका होती है 2 प्रकार की, ठीक है। आंतरिक वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है वृक्ष प्रणाली ट्री सिस्टम, एक होता है वितरण बोर्ड प्रणाली, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलिए 55 क्वेश्चन हो गए अच्छे से, कुशल से, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 56 क्वेश्चन है, तार स्थापन व्यवस्था के कितने पद होते हैं? मुख्य वितरण व्यवस्था होता है एक, मेन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, एक उप मुख्य वितरण व्यवस्था और एक परिपथ व्यवस्था, यानी 3 पद होते हैं तार इंस्टॉलेशन के लिए, वायर इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। प्रकाश स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी जाती है? प्रकाश स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी जाती है? प्रकाश स्रोत की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष प्रदीपन डायरेक्ट इल्यूमिनेशन अरेंजमेंट के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना होता है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन व्यवस्था के लिए? ठीक है, इसका कितना मान होता है? 0.4, 0.6, 0.4 से 0.6। और अप्रत्यक्ष के लिए देख लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। अप्रत्यक्ष के लिए 0.1 से 0.35 होगा, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो टिक करके आराम से चले आइएगा, गलत ना कीजिएगा, ठीक। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 59 क्वेश्चन के लिए। चालक तार कंडक्टर वायर की लंबाई बैटन या वाहक नली की लंबाई का कितने गुना ली जाती है? ठीक है, तिगुना। कितने गुना ली जाती है? तिगुना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शयन कक्ष में 5 एम्पियर के सॉकेटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शयन कक्ष में, ठीक है, 5 एम्पियर सॉकेटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 2 से 3 के बीच होनी चाहिए। शयन कक्ष में 5 एम्पियर सॉकेटों की संख्या 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। 61 क्वेश्चन के लिए, कंज्यूमर फील्ड में एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, परिसर में एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, ठीक। देखिए, चलिए 62 क्वेश्चन है। पावर सर्किट में अधिकतम कितना भार होना चाहिए? 3000 वाट। पावर सर्किट में अधिकतम कितना भार होना चाहिए? 3000 वाट, ठीक है। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए, लाइट फैन परिपथ सर्किट के लिए कितने मीटर का वायर प्रयोग करना चाहिए? 1.5 मीटर। कितने मीटर का वायर प्रयोग करना चाहिए? 1.5 मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देर ना करिए, ठीक है। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? 1.25 मीटर। स्विच बोर्ड जो प्रवेश द्वार के निकट है तब फर्श से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? 1.2 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया? 64 क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पर, ठीक। 65 क्वेश्चन है हमारा, शक्ति उपकरणों यानी पावर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उपकरणों के लिए कितने एम्पियर के सॉकेट का प्रयोग करना चाहिए? 15 एम्पियर के सॉकेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, पावर उपकरणों के लिए। वायरिंग क्लिपों की परस्पर क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए? वायरिंग क्लिप जो होती है परस्पर क्षैतिज दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब आएगा, कन्फर्म आएगा। मेन स्विच के तुरंत बाद किस बोर्ड को अप्लाई करना चाहिए या लगाना चाहिए? मेन स्विच के बाद कौन सा बोर्ड लगता है? किस चीज़ को लगाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाना चाहिए मेन स्विच के बाद, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन, एक परिपथ में कितने पॉइंट तथा कितना भार हो सकता है? 10 पॉइंट तथा 800 वाट से ज़्यादा भार नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 पॉइंट हो गए एक परिपथ में, एक परिपथ पर, तथा 800 वाट से ज़्यादा भार उस पर नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन पर। उससे पहले एक देख लीजिए, पहले एनर्जी मीटर, फिर मेन स्विच फ्यूज यूनिट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69, संस्थान की पहली आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहले जो संस्थान होते हैं, जो भी कुछ भी किया था उसमें पहली आवश्यकता क्या होती है? उपभोक्ता की सुरक्षा यानी कंज्यूमर की सुरक्षा, ठीक है। ये इसका सबसे पहले सभी लोग, जब भी इंडस्ट्री बनती है, कुछ भी बनती है या तो सबसे पहले उसमें कंज्यूमर की सुरक्षा को ध्यान को रखा जाता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फायर वाले स्थानों पर किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है?
कंड्यूट वायरिंग। इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, क्या करना है, बस मोबाइल रख देनी है, फिर बस सुन लो एक बार ऑडियो के रूप में, पक्का आपको तैयार हो जाएगा। तो आप लोग कोई टेंशन लेंगे, सारा बुक लेसन 1 to 8 से, हर एक टॉपिक से, हर लेसन के टॉपिक से एक एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन उठाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः वायरिंग की कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? दो विधि लाई जाती है, एक जंक्शन बॉक्स और जॉइंट बॉक्स मेथड, एक लूप इन मेथड। ठीक है, ये दो विधि सामान्यतः उपयोग में लाई जा रही है इस समय वायरिंग के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूप इन मेथड की क्या खूबी होती है? ठीक है, लूप इन मेथड की वायरिंग, लूप इन मेथड वायरिंग की क्या खूबी होती है? चलिए बढ़ते जानते हैं क्या होती है। देखिए, इस विधि में परिपथों में क्या होता है, ज्वाइंट नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ज्वाइंट नहीं पड़ते हैं, टर्मिनलों पर ही तार कसे होने के कारण जोड़ ढीले नहीं हो पाते हैं, ये इसकी एक खूबी है। इस पर ज्वाइंट नहीं पड़ते हैं और इसमें वायर ढीले नहीं होते हैं टर्मिनल पे ही कसे होने के कारण। पावर वायर इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी स्पेसिफिकेशन और नियम उपयोगी है? ठीक है, IS विशिष्टताएं और IF रूल। ये देखिए, IS स्पेसिफिकेशन और IF रूल, ये पावर वायर स्थापन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए उपयोगी है। किसी एक IS रूल का नाम बताइए जो घरेलू फिटिंग तथा उपकरणों के भू संपर्कन में प्रयोग किया जाता है। IS स्पेसिफिकेशन का नाम बताइए। तो IS 3043/1996। ठीक है, ये किसी जो घरेलू उपकरणों भू संपर्कन में प्रयोग किया जाता है, घरेलू फिटिंग तथा भू संपर्कन। तो कितने क्वेश्चन होंगे? 74। ठीक है, 74 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन पहले से पढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। इतना अच्छा, बहुत मेहनत लगी बनाने में, तो आप लोग मेहनत का फल दीजिए। ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट होकर 2 और सब्जेक्ट का भी मैराथन ला सके। ठीक है, रूल 51 किस में उपयोगी होता है? रूल 51 किससे लागू होता है? मध्यम उच्च या अति उच्च गुणवत्ता संस्था के लिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, IMRE में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सामग्री की खरीद के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की सामग्री, कोई भी वस्तु खरीद के लिए सर्वप्रथम कौन सी आवश्यक प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो बाजार सर्वेक्षण की करके तो आप सामान खरीदते हैं, कहते हैं ना इतना कम है, यहाँ इतना ज़्यादा, कॉस्ट देख के ही तो खरीदते हैं। तो हर जगह पूछते हैं, हर दुकान पे जाते हैं, जहाँ संतुष्ट होते हैं वहाँ ले लेते हैं। तो क्या है, बाजार सर्वेक्षण। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी रूल 50 तथा रूल 51 किससे संबंधित है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है, पावर वायर इंस्टॉलेशन से। ठीक है, शक्ति तार स्थापन से। ठीक है, 77 क्वेश्चन हो गए। चलिए 78 क्वेश्चन पे। रूल 51 के अनुसार स्विच बोर्ड के आगे कितना स्थान खाली होना चाहिए, कितना स्थान होना चाहिए? स्विच रूल 51 के अनुसार स्विच बोर्ड लगाने कितना स्थान होना चाहिए? तो 0.914 मीटर, यानी 0.914 मीटर स्थान होना चाहिए स्विच बोर्ड के आगे। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा गणितीय सूत्र सही है? ये ऑप्शन है, पूछेगा तो इसी में लगा दे दीजिएगा। I बराबर Q/ηV cos φ। Q ईटा V cos φ, ये पावर फैक्टर, ये वोल्टेज, ये ईटा क्या है, तो ये मैंने बताया यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये Q क्या है, Q उष्मा होगी, हीटिंग होगी। I क्या है, इल्यूमिनेशन है। ठीक है, I क्या है, I इल्यूमिनेशन नहीं है, शायद ल्यूमिनिसिटी। ठीक है, जो भी हो आप लोग पता कर लीजिए एक बार। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन स्विच की माप किस बात पर निर्भर करती है? मेन स्विच जो होती है, मेन स्विच की माप किस बात में, इसे कितनी विद्युत धारा पर कार्य करना है, मतलब जितनी विद्युत धारा पर कार्य करना है उसकी माप वैसे हो जाएगी जो मेन स्विच होती है। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट निर्धारण किस अनुमान पर आधारित है? इलेक्ट्रिक करंट निर्धारण किस अनुमान पर आधारित है? जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। भूमि ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो, वायुमंडलीय ताप 40 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, अधिकतम चालक ताप 70 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, ये ऑप्शन में जरूर आएगा, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग को मैं ऑप्शन में बता नहीं पाता, तो इसलिए एक लाइन में ही दे दिया, और ऑप्शन में टाइम वेस्ट होता है जी। सही बात, ऑप्शन पेपर में करिए, पढ़ने के लिए आराम से सब्जेक्टिव टाइम में पढ़िए, वन लाइनर टाइप में लघु उत्तरी समझ के। विद्युत मोटरें 82 क्वेश्चन है। विद्युत मोटर प्रारंभ के समय अपनी पूर्ण कार्यभार विद्युत धारा के कितने गुना अधिक धारा लेती है? कितने गुना अधिक धारा लेती है सब पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो यहाँ पे होगा 5 से 8 गुना। चलिए बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन पे आज के। ठीक है,
IS स्पेसिफिकेशन ये 46448 के अनुसार हीटरों, कूलरों आदि के लिए किए जाने वाले शक्ति वायर स्थापन में, ठीक है, भार तथा कितने बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए। 3000 वाट का भार होना चाहिए तथा 2 बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए। राइटिंग बहुत ही खराब बनी है पता है, लेकिन तब पर भी आप लोग को समझ में आ रहा है। PDF भेज दूंगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ वीडियो देख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ। IS स्पेसिफिकेशन 509 1963 के द्वारा किसको मान्यता प्राप्त है? नॉन मेटेलिक कंड्यूट को, ठीक है, किसको मान्यता प्राप्त है? नॉन मेटेलिक कंड्यूट को। ये पक्के से क्वेश्चन आने हैं, कंफर्म है, डन है। 50 के अबव क्वेश्चन हमारे में से फंसेंगे, देख लीजिएगा, न फंसे तब बोलिएगा। रूल 51 के अनुसार यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से कितने मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए? कितने मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए? तो कितने मीटर ऊंचाई तक? 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पर। पावर वायरिंग को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? देखिए 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक हीटर होता है, कूलर होता है, रेफ्रिजरेटर, इसके लिए अलग पावर वायरिंग होती है, और एक मोटर आदि के लिए अलग पावर वायरिंग होती है, ठीक है। होती है पावर वायरिंग के अलग अलग मेथड्स, ठीक है। 2 श्रेणी में बांटा गया है। पावर वायरिंग के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो क्या उपयोग में लाना चाहिए? सबसे पहले एक आर्मर्ड केबल का उपयोग अथवा सुदृढ़ या सतत वाहक नली। आर्मर्ड केबल अथवा सुदृढ़ केबल या सतत वाहक नली को उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। पावर वायरिंग में वाहकों पर क्या नहीं करना चाहिए? वाहक नली के अंदर चालकों पर जोड़ तथा लूपिंग नहीं करनी चाहिए। पावर वायरिंग में कोई भी चालक कंडक्टर पे वाहक नली में जोड़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, न लूपिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर में स्टार्टर व टर्मिनल के बीच कौन से कंड्यूट लगाना चाहिए? मोटर में स्टार्टर टर्मिनल के बीच, टर्मिनल बॉक्स के बीच, ये देखिए टर्मिनल बॉक्स के बीच कौन से कंड्यूट लगाना चाहिए? फ्लेक्सिबल कंड्यूट। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर से 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक ऑप्शन में पूछेगा यारो, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग टॉप करिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया। 250+ सीरीज आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगी, कन्फर्म है। आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और तभी मैं सेकेंड 2 सब्जेक्ट के, अगले 2 सब्जेक्ट का मैराथन ला पाऊंगा, ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन पे आज के। पावर वायरिंग के लिए केबल की माप कितनी होनी चाहिए? पावर वायरिंग के लिए पावर वायरिंग के केबल की माप कितनी होनी चाहिए? कापर कंडक्टर केबल है, केबल जो है कापर का है, 3/0.915 mm यानी कि 1.93 mm स्क्वायर। अगर एल्युमिनियम केबल है, एल्युमिनियम कंडक्टर का केबल है, तो 1/1.80 mm यानी कि 2.5 mm स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 91 क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर वायरिंग में किसके आधार पर केबल की माप निर्धारित की जाती है? राइटिंग पे मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट खो देंगे अगर राइटिंग से ही आप लोग पीछे चले जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कोर व कोर साइज के लिए उपलब्ध सारणी के आधार पर पावर वायरिंग पर किसके आधार पर केबल की माप निर्धारित की जाती है? नंबर ऑफ कोर व कोर साइज के लिए उपलब्ध सारणी के आधार पर केबल की माप की जाती है। चलिए 92 क्वेश्चन चलते हैं। लाइन कंडक्टर किसे कहते हैं? लाइन कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, ये लाइन कंडक्टर कहता है। अरे लाइन कंडक्टर सभी लोग जानते हैं कि आप लोग घर में पहुँचती है, तो लाइन सभी किसके द्वारा पहुँचती है? इसी के द्वारा तो पहुँचती है। चलिए 93 क्वेश्चन चलते हैं। लाइटिंग अरेस्टर क्या है? लाइटिंग अरेस्टर का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई तंत्र के लाइन व उपकरणों की आकाशीय बिजली से रक्षा करती है। क्या करता है? लाइटिंग, हर एक ट्रांसफार्मर पोल जो होते हैं उसके ऊपर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया था, जिससे कोई भी आकाशीय बिजली का तड़ित होती है तो वो सीधे ही वहाँ पे आए, बिना इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुँचाए, अर्थ हो जाए। ये लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है, ठीक है। टेक व्यवस्था, टेक देखिए स्टे वायर को टेक भी कहते हैं, तो स्टे अरेंजमेंट कंफ्यूज मत होइएगा। और स्टे वायर, ये अगर टेक वायर है और स्टेक वायर है तो ऐसे होगा। टेक व्यवस्था क्या होती है? स्टे अरेंजमेंट क्या होती है? लाइन आधारों पर पड़ने वाले विभिन्न बलों को संतुलित अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टे वायर, ठीक है। कोई भी लाइन का पोल है उसको अगर अनबैलेंस में है तो उसको लगा के संतुलित किया जाता है। अंडरग्राउंड लाइन के लिए, ठीक है,
मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अंडरग्राउंड लाइन के लिए मेन एलिमेंट केबल है, केबल बॉक्स है, केबल इंच है, केबल लग है, ठीक है। ये 4 चीज़ मेन चीज़ हैं अंडरग्राउंड लाइन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी 96 क्वेश्चन पे, कंडक्टर के क्लैंप सामान्यतः किसके बने होते हैं? कॉस्ट आयरन के। कंडक्टर के क्लैंप जो होते हैं सामान्यतः किसके बने होते हैं? कॉस्ट आयरन के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 97 क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किससे बढ़ते हैं? 97 क्वेश्चन पर। तो आपके हो चुके हैं कितने क्वेश्चन? 96 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए 97 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सप्लाई। देखिए इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई मुख्यतः कितने अंगों का संयुक्त रूप होता है? संयुक्त रूप है इलेक्ट्रिक सप्लाई, 3 कंडक्टर के संयुक्त रूप है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। सिंगल पोल कितने किलोवाट वोल्टता के लिए प्रयोग किए जाते हैं? सिंगल पोल कितने किलोवाट वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 22 किलो वोल्ट के लिए, 22 किलो वोल्ट की रेटिंग के लिए, ठीक है। ए टाइप पोल के लिए, ए टाइप पोल के लिए कितने मीटर लंबे खंभों का प्रयोग में लाते हैं? ए टाइप पोल के लिए 12.75 मीटर खंभों के उपयोग लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन इस तक मार चुके हैं आप लोग। इस्पात नली, स्टील नली पोल, ठीक है। स्टील ट्यूब पोल की आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 50 वर्ष। कितनी होती है? 50 वर्ष। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए अभी तक। जिन्होंने वीडियो देख लिया है, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल प्रेस को भी आइकन कर लीजिए। फिर जब वीडियो को देख लीजिएगा ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाके PDF थोड़ा ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके PDF पढ़ लीजिएगा, आप लिए ही फायदा है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर दोनों वीडियो के मैराथन, दोनों लेसन, अरे सब्जेक्ट के मैराथन चाहिए इसी तरह। पेन टाइप इंसुलेटर लाइन में कितने किलो वोल्ट तक उपयोग में लाए जाते हैं? इंसुलेटर कितने किलो वोल्ट? 33 किलो वोल्ट। पिन टाइप इंसुलेटर कितने किलो वोल्ट तक लाए? 33 किलो वोल्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? 102 क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? देखो ट्रांसमिशन लाइन, ये पावर वायरिंग, इंटरनल वायरिंग से क्वेश्चन आ गए। देखिए आपके एस्टिमेटिंग, जो विद्युत शक्ति केंद्रों में उत्पादित विद्युत शक्ति को उपभोक्ता केंद्रों या उनके निकट स्थित सब स्टेशंस तक विद्युत शक्ति वहन करती है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। जहाँ पे विद्युत उत्पादन होते हैं वहाँ से लेके सब स्टेशन तक आते हैं, वही ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है? वितरण, हिंदी समझ में आएगी। जो ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम छोर से इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूमर के सर्विस लाइन सोर्स तक पहुँचाती है, वही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है, ठीक है। अब ये सर्विस लाइन क्या है मैं सब बताते हुए चलिए, एक भी चीज़ नहीं छुड़ा हूँ। हर एक लेसन की टॉपिक से हर एक 10-10, 20-20 क्वेश्चन उठाए, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। सर्विस लाइन क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से निकलकर कंज्यूमर तक जाती है, ठीक है। देखिए सर्विस कनेक्शन क्या है? वह इलेक्ट्रिक लाइन जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सोर्स उपलब्ध कराती है, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, DL, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सर्विस लाइन, सर्विस कनेक्शन, उसके बाद कंज्यूमर प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए 3 कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स, यानी मेन सिस्टम क्या होते हैं? पहले इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कहीं नहीं बताया गया होगा यार, ऐसा मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हर यूट्यूब वाले आप लोग का टाइम वेस्ट करते हैं MCQ पढ़ा के। मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव पढ़ा के ऑनलाइन क्वेश्चन करवाया हूँ। आप लोग को सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर सही नहीं लगता तो डोंट सब्सक्राइब नहीं, ठीक है। ले बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम पर कितना विद्युत स्रोत उत्पादित किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे 11 किलोवोल्ट किसके माध्यम से 3 फेज 4 वायर सिस्टम का विद्युत स्रोत उत्पादित किया जाता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम का, ठीक है, 11 किलोवोल्ट। प्राइमरी ट्रांसमिशन में, प्राथमिक संचरण में कितना पावर ट्रांसमिट होता है? 132 kV, 220 kV और 400 kV, इतने का पावर ट्रांसमिट किया जाता है, इतना प्राइमरी ट्रांसमिशन से होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कितना पावर ट्रांसमिट किया जाता है? 66 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट, ठीक है, इतना। ओवरहेड लाइन, OHL का मतलब यहाँ ओवरहेड लाइन के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसका होगा मेन कंपोनेंट्स देखिएगा ओवरहेड लाइन के। लाइन सपोर्ट्स,
क्रॉस आर्म्स, क्लैम्प, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर्स, लाइटिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, जंपर, लाइन सपोर्ट लाइन को देते हैं पोल वगैरह, क्रॉस आर्म जो लगे होते हैं, क्लैंप जिसके कंडक्टर को लगाया जाता है, लाइन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, लाइटिंग अरेस्टर, सब जानते हैं। एंटी क्लाइंबिंग जब मैं समझा नहीं सकता अभी, इसको बस ना ध्यान दीजिए जो ऑप्शन में आने हैं आपको। लाइन सपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पोल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, ठीक है। पोल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, लाइन सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं बताया ना भाई, टर्मिनल पोल के लिए निर्माण किया गया डबल पोल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? टर्मिनल पोल के लिए निर्माण किया गया डबल पोल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? यस टाइप का। मैं कहा ना, आपके जैसे घर पे गांव में एक जगह ट्रांसफार्मर लगा होगा तो वहाँ पे देखेंगे जाके ना कि यस टाइप का होगा। 4 पोल होंगे या लगे होंगे, और 2 पोल भी लगे होंगे, यस टाइप का ही होगा। डबल पोल लाइन की लंबाई कितनी होती है? डबल पोल लाइन की लंबाई कितनी होती है? पक्का ऑप्शन में आएगा 8.5 मीटर से 12 मीटर, ठीक है। डबल पोल लाइन कब उपयोग में लाया जाता है? देखिए, डबल पोल लाइन कब उपयोग में लाया जाता है? जब 11 किलोवोल्ट तक गुणवत्ता पर एक परिपथ या 2 परिपथ की व्यवस्था के साथ साथ तथा इनकी आयु 50 वर्ष होती है, ठीक है। 11 किलोवोल्ट तक गुणवत्ता पर एक परिपथ या 2 परिपथ की व्यवस्था के साथ इनकी आयु कितनी होती है डबल पोल लाइन की? 50 वर्ष, 50 वर्ष, ठीक है। स्टील टावर, देखिए 115 को 15वां क्वेश्चन है। स्टील टावर यानी इस्पात बोलते हैं, का उपयोग कहाँ किया जाता है? 66 किलोवोल्ट या इससे उच्च वोल्टता तथा 200 मीटर व उससे लंबे स्पैन्स वाली इलेक्ट्रिक लाइन के लिए लाइन बेस के रूप में स्टील टावर का उपयोग किया जाता है। स्टील टावर की संरचना कैसी होती है? इलेक्ट्रिक पोल यानी चालक खंभे की भांति एनल आयरन इकाइयों की संरचना होती है। एनल आयरन इकाई की संरचना एनल आयरन इकाइयों की संरचना के समान होती है, ठीक है। समझ गए दोस्तों? तो 116 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं 170 क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक। स्टील टावरों की लंबाई यानी इन टावरों के ऊपर जो गया क्वेश्चन, यानी स्टील टावरों की लंबाई व आधार की चौड़ाई की बढ़ोतरी किस प्रकार होती है, ठीक है। लंबाई वोल्टता के साथ बढ़ती जाती है व आधार की चौड़ाई भी वोल्टता के साथ बढ़ती है। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे लंबाई बढ़ेगी और वोल्टेज चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन पर। स्टील टावर कितने परिपथ युक्त व्यवस्था होती है? 1 तथा 2 परिपथ युक्त व्यवस्था होती है। इनका नाम इनकी वोल्टता के नाम पर ही होता है, ठीक है। स्टील टावर का नाम पूछ लेगा कि इन स्टील टावर का नाम किस पर रखा जाता है, इनकी वोल्टेज के आधार पर रखा जाता है कि 132 kV का भी टावर है, 66 kV 400 kV का ट्रांसमिशन टावर है, ऐसे से रखा जाता है, ठीक है। क्रॉस आर्म क्या है? देखिए, एक निश्चित ऊंचाई व विस्थापन पर चालकों को स्थित करने के लिए पोल व टावरों पर एक संरचना की जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है। क्रॉस आर्म को कहाँ स्थित किया जाता है? कहाँ स्थित किया जाता है क्रॉस आर्म को? पोल व टावर पर निश्चित दूरी पर स्थित की जाती है जिस पर लाइन इंसुलेटर स्थापित किया जाता है, ठीक है। क्रॉस आर्म किससे बनी होती है? वुडन की बनी होती है, स्टील चैनल की बनी होती है, स्टील एंगल की बनी होती है, एंगल आयरन की जालक की संरचना होती है, ठीक है। क्रॉस, ठीक। अब देखिए, सामान्यतः किस प्रकार के क्रॉस आर्म का प्रचलन है? सीधी व वी क्रॉस आर्म का, एक सीधी वी क्रॉस आर्म का, ठीक है। 2 ये देखिए, गार्डिंग क्रॉस आर्म कहाँ लगाई जाती है? गार्ड वायर्स लगाने की स्थिति में पोल पर स्थित किया, जो गार्ड वायर होते हैं लगाने की स्थिति में पोल्स पर स्थित की जाती है गार्डिंग आर्म्स, ठीक है। लाइन इंसुलेटर्स क्या है? लाइन इंसुलेटर्स क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो लाइन कंडक्टर्स को लाइन आधारों से इलेक्ट्रिक इंसुलेट करने के लिए लाइन आधारों पर स्थापित की जाती है, लाइन इंसुलेटर कहलाती है, ठीक है। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइन इंसुलेटर किसकी बनी होती है? पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन देखे होंगे आप, जाके देखिएगा थोड़ा सा खंबा वगैरह पोल्स वगैरह, तो उसमें पोर्सिलेन की लगी होती है जो चमकती रहती है, ठीक है। पोर्सिलेन की सतह चमकीली व चिकनी क्यों बनाई जाती है ये भी बता देते हैं। वायुमंडलीय गैसों, नमी आदि के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पोर्सिलेन की सतह चमकीली बनाई जाती है, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया? 126 क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
127 क्वेश्चन, एक ही क्लास में पूरी क्लास एडीडी सेकेंड। लाइन इंसुलेटर्स मटेरियल की संपीड़न सामर्थ्य, तन्य सामर्थ्य, परिवर्धित सामर्थ्य कितनी होती है लाइन इंसुलेटर की? देखिए संपीड़न सामर्थ्य होती है 70,000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तन्य सामर्थ्य जो होती है 500 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है 60 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, 128 क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा होता है? उच्च होता है। लाइन इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट, सभी लोग शेयर करते रहिए। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? लगभग पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, एक सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। साइकिल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं? बताया ना अभी, लाइटिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, मल्टी गैप लाइटिंग अरेस्टर, बर्के लाइटिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, इम्पल्स लाइटिंग अरेस्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिंग अरेस्टर, ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर, एक्सपेंशन वाल्व लाइटिंग अरेस्टर, एक्सपेंसर लाइटिंग अरेस्टर, वाल्व लाइटिंग अरेस्टर। तो इतने टाइप के लाइटिंग अरेस्टर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः रेलवे लाइन को किस पर पार किया जाना चाहिए? रेलवे लाइन को ट्रांसमिशन लाइन करती जाती है ना, तो समकोण पर, ध्यान दीजिएगा, समकोण पर पार करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में रेलवे लाइन का झुकाव कितना हो सकता है? 30 डिग्री विशेष परिस्थिति में। क्रॉसिंग पर कौन सा पोल उपयोग में लाया जाना चाहिए? क्रॉसिंग पर कौन सा पोल उपयोग में लाना चाहिए? तो यहाँ पे होगा स्टील पोल या आरसीसी पोल, स्टे वायर लगे होने चाहिए। ठीक है, टेक वायर, स्टे वायर, जिससे उनको बैलेंस मिलता रहे। ठीक है, रेलवे लाइन के मध्य से लाइन आधार की दूरी कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों, 3 मीटर की। 134 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्रॉसिंग पर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉसिंग पर लाइन का पार्ट यानी स्पैन, उसके समान स्पैन का कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पे है, कुछ नियम्स हैं पॉइंट में दिए गए हैं। क्रॉसिंग पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार क्रॉसिंग पर 1956 के अनुसार चालक, रक्षक तार, स्टे वायर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्रॉसिंग पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार। यहाँ चालक कंडक्टर पर वायर पर 500 kg तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के नहीं होने चाहिए। दूसरा, बियरर वायर जो होना चाहिए 6 SWG का होना चाहिए। क्रॉस वायर जो होना चाहिए 10 SWG की माप की होनी चाहिए। और स्टे वायर 7/10 SWG माप से कम के GI वायर नहीं लेने चाहिए। ठीक है, जो स्टे वायर होना चाहिए वो 7/10 SWG GI वायर से कम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135, बर्ड गार्ड को पोल पर कहाँ लगाया जाता है? स्ट्रेन इंसुलेटर के ठीक ऊपर क्रॉस ऑन पर लगा दिया जाता है। इनकी माप कितनी होती है? 125, 1250 यानी 150 ml लंबाई गुड़े चौड़े गुड़े ऊंचाई। ठीक है, अब देखिएगा 136 क्वेश्चन, लाइन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी व रेजिस्टेंस किस प्रकृति का होना चाहिए? हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए, यानी तन्य सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः लाइन चालक के रूप में किस प्रकार के चालक का उपयोग किया जाता है? ये ओवरहेड लाइंस में AAC व ACSR। ठीक है, इस प्रकार के चालक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लो वोल्टेज साइड, LVS मतलब लो वोल्टेज साइड और HVS मतलब हाई वोल्टेज साइड के लिए वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? देखिए कितना होगा। लो वोल्टेज साइड के लिए +5% HVS के लिए ±12.5% ये वोल्टेज ड्रॉप का मान होना चाहिए।
चलिए 139 क्वेश्चन बताइए, लड़ीदार चालक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर संरचना में कोल्ड वायर किसका बना होता है? स्टील का बना होता है और इसके ऊपर से एक अन्य तार एल्युमिनियम लिपटे रहते हैं। ठीक है, कोल्ड वायर जो होता है मेन तो स्टील का बना रहता है, लेकिन ऊपर से एल्युमिनियम लिपटे रहते हैं। ठीक है, डबल मंजिला डबल फ्लोर घरेलू भवनों के लिए, डोमेस्टिक भवन के लिए किस प्रकार के सर्विसमेंस का यूज किया जाता है? एंगल आयरन ब्रैकेट या 4, ये सर्विसमेंस का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एंगल आयरन ब्रैकेट। ठीक है, एंगल आयरन ब्रैकेट में फेज व न्यूट्रल चालक तथा अर्थ वायर को किसके द्वारा बांधा जाता है? देखिए यहाँ पे आए, फेज व न्यूट्रल को सैकल इंसुलेटर के द्वारा तथा भू तार को ब्रैकेट में लगे आई बोल्ट के द्वारा बांधा जाता है। ठीक है, समझ गए आप? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं 142 क्वेश्चंस पे। सैकल इंसुलेटर को सामान्यतः किस क्लैंप के साथ उपयोग में लाया जाता है? डी क्लैंप या आई क्लैंप के साथ सैकल इंसुलेटर को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, 143 क्वेश्चन है, सैकल इंसुलेटर की संरचना किस टाइप की होती है? स्पूल रील टाइप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सैकल इंसुलेटर को पोल पर कहाँ स्थापित किया जाता है? पोल टाइप इंसुलेटर की भांति बोल्ट की सहायता से क्रॉस आर्म पर। सैकल टाइप इंसुलेटर को पोल पर कहाँ स्थापित किया जाता है? पोल टाइप इंसुलेटर की भांति बोल्ट की सहायता से क्रॉस आर्म पर। सैकल इंसुलेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लो वोल्टेज लाइन्स में। लो वोल्टेज लाइन में सैकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन चालक के रूप में, लाइन कंडक्टर के रूप में प्रयोग होने वाले कॉपर कंडक्टर में क्या क्या गुण होना चाहिए? ठीक है, क्या क्या गुण होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। कॉपर वाले में रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए इसकी? 1.77 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 8.93। लंब प्रसार गुणांक कितना होना चाहिए? 16.9 गुणे 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अधिकतम तन्य सामर्थ्य कितना होना चाहिए? 40 kg प्रति mm²। क्या? ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो हमारा कॉपर वायर होता है ना, जो कॉपर वायर होता है वो बहुत थोड़ा महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या है? सीमित है, सीमित हो गया है। ठीक है, अब चलिए लाइन कंडक्टर्स के रूप में प्रयोग होने वाले एल्युमिनियम कंडक्टर में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखिए, रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए इसकी? 2.87 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 2.71। लंब प्रसार गुणांक कितना होना चाहिए? 23.8 गुणे 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0035 प्रति डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तन्य सामर्थ्य कितना होना चाहिए? 15 kg प्रति mm² होना चाहिए। चालकता कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बहुत मेहनत लगता है बोलने में, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, तो आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 क्वेश्चंस। लो वोल्टेज लाइन के लिए देखिए, ठीक है, लो वोल्टेज लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग में लाया जाता है? तो ACC एल्युमिनियम कंडक्टर, लो वोल्टेज लाइन के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज लाइन के लिए कौन से कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं? ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। हाई वोल्टेज लाइन के लिए कंडक्टर उपयोग में लाए जाते हैं। 150 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। D व्यास के चालकों से निर्मित N परतों वाले स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में कुल तारों की संख्या कितनी होगी? N बराबर 3n² + 1 + n + 1 इतनी होगी N चालकों की संख्या। ठीक है, 150 क्वेश्चन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।
चलिए 151 क्वेश्चन है, उपरोक्त नियमानुसार स्टैंडर्ड कंडक्टर का प्रभावी व्यास कितना होगा? प्रभावी व्यास होगा D बराबर 2n+1d। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पॉइंट है, ये जरूर आएंगे। लाइन सपोर्ट पर लगाई जाने वाली टेक अरेंजमेंट यानी स्टे अरेंजमेंट कितनी डिग्री पर होनी चाहिए? 45 डिग्री, किसी भी स्थिति में 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। जहाँ भी अगर 30 डिग्री दिए ना, बस 30 डिग्री पे कम टिक करके आइएगा। न्यूनतम होता है 45 डिग्री, तो बहुत कम पे होता है, लेकिन दोनों ही सही होगा। अगर 1.45 दिया, 30 नहीं दिया है, तो आप 45 पे क्लिक करेंगे। अगर 30 दिया है, 45 दोनों दिया है, अगर बोथ ही भी देता है तो करिएगा, नहीं तो 30 पे क्लिक करिएगा। 153 क्वेश्चन है, स्टे अरेंजमेंट हेतु स्टे वायर को लाइन आधार पर स्थापित करने के लिए किस क्लैंप का उपयोग करते हैं? किस क्लैंप का उपयोग करते हैं? स्टे क्लैंप का, ठीक है। भूमि पर स्थापित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भूमि पर स्थापित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टे बो, क्रॉस हेड, स्टे रॉड, थिम्बल, एंकर प्लेट, ठीक है, समझ गए? इससे भूमि पर स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 155 क्वेश्चन पर। स्टे वायर को लाइन आधार से इलेक्ट्रिकली इंसुलेट रखने के लिए भूमि से कम कितनी ऊंचाई पर स्टे इंसुलेटर उपयोग में लाए जाते हैं? 3.048 मीटर यानी 10 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 156 क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका है यही 156 क्वेश्चन कौन सा है? एलटी लाइन व 11 किलो वोल्ट लाइन के लिए जीआई स्टे वायर की माप कितनी होनी चाहिए? 7/10 SWG व 70 kg F पर mm स्क्वायर का जीआई वायर व 15 mm व्यास का स्टे रॉड उपयोग में लाया जाता है। 11 kb लाइन के लिए जीआई स्टे वायर की माप होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 kb के लिए जीआई स्टे वायर की माप कितनी ली जाती है? ठीक है, 7/8 SWG व 70 kg F प्रति mm क्यू कोटि का जीआई वायर, ठीक है, और 20 mm व्यास का स्टे रॉड उपयोग में लाया जाता है 33 kb के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, सुनते जाइए बस। जब स्टे वायर के भूस्थापन के लिए आवश्यक स्थिति पर भूमि उपलब्ध नहीं होती है तब किस प्रकार के स्टे अरेंजमेंट की जाती है? तो स्टे आउटरिंगर, किस प्रकार का स्टे अरेंजमेंट की जाती है? स्टे आउटरिंगर का अरेंजमेंट, जब भूमि मिलता नहीं है। जब बीच में सड़क या अन्य रुकावट आ जाने के कारण स्टे वायर इंस्टॉलेशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता तब किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? वहाँ एक जॉकी पोल स्थापित कर फ्लाइंग स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। वहाँ एक जॉकी पोल स्थापित कर क्या किया जाता है? फ्लाइंग स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। केबल बॉक्स कहाँ और क्यों उपयोग में लाए जाते हैं? केबल पर जोड़ देने, उस पर टर्मिनल व्यवस्था करने के लिए तथा केबल सिरों को नमी से बचाने के लिए केबल बॉक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ले बढ़ते हैं 161 क्वेश्चन पर। केबल पर जोड़ देने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? पहले उसके क्रोडों को अलग कर उनके ऊपर से इंसुलेशन हटाया जाता है। केबल पर जोड़ देने सबसे पहले तो ये किया जाता है ना, केबल बॉक्स के अंदर देखिएगा, केबल बॉक्स के अंदर किसका मिश्रण भरा जाता है? ठीक है, केबल बॉक्स के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के बाद केबल मिश्रण बिटूमन या एस्फाल्ट से भर दिया जाता है। केबल मिश्रण बिटूमन या एस्फाल्ट से भर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा दोस्तों मेरे तो प्यारे प्यारे दोस्तों। 162 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 163 क्वेश्चन पर। लाइन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लाइन आधार की कंक्रीटिंग के लिए किस अनुपात में सीमेंट कंक्रीट उपयोग में लाए जाते हैं? लाइन आधार की कंक्रीटिंग के लिए किस अनुपात में सीमेंट कंक्रीट उपयोग में लाए जाते हैं? तो 1:4:8, ठीक है। ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन कितने किलोवाट शक्ति तक प्रयुक्त होता है? 20 किलोवाट, ठीक है। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन क्या होता है?
देखिए अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन क्या आता है, जब कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल के द्वारा दिया जाता है तो उसे अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कहते हैं। वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन कहाँ उपयोग किया जाता है? वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन कहाँ उपयोग किया जाता है? एक मंजिला भवनों के लिए, ठीक है। लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? डोमेस्टिक कंज्यूमर तथा कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए। जब एलटी पोल की स्थिति उपभोक्ता परिसर से 15 मीटर होती है तो सर्विस कनेक्शन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? OH केबल से। ब्रैकेट पर लाइन की विपरीत दिशा में स्टे वायर की व्यवस्था की जाती है। GI स्टे वायर की माप क्या होती है? 7/16 SWG GI, ठीक है। लाइट फैन सर्किट का पावर फैक्टर व पावर सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? लाइट फैन का पावर फैक्टर 0.9 होता है, व पावर सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 होता है। ध्यान दीजिए, लाइट फैन का पावर फैक्टर 0.9 तथा पावर सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 होता है। सर्विस लाइन के लिए प्रत्येक लिविंग कंडक्टर पर क्या लगाया जाता है? एरियल फ्यूज, ठीक है। MS एंगल डोकेट के स्थान पर किस प्रकार की पाइप को भी स्थापित किया जा सकता है? वर्टिकल GI पाइप को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। MS एंगल डोकेट के स्थान पर। 172 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 173 क्वेश्चन। यहाँ तक बन गए हैं वीडियो पे तो अंत तक जरूर बनिएगा। आज सब एक क्लास में समाप्त, EDD पूरा। सप्लाई सोर्स की कला संख्या के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्विस कनेक्शन किस वोल्टेज पर होता है? लो वोल्टेज पर होता है, ठीक। क्षैतिज ब्रैकेट यानी हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट किस आकृति का होता है? T आकृति का होता है, ठीक। OH लाइन ओवरहेड लाइन कनेक्शन में LT डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? OH लाइन कनेक्शन में LT डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी लगभग 35 मीटर होती है, ठीक। सर्विस कनेक्शन के कंज्यूमर हेड पर क्या लगा होता है? एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी लगा होता है, ठीक। हाई वोल्टेज सोर्स के सर्विस कनेक्शन से किस प्रकार के कंज्यूमर जुड़े रहते हैं? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जुड़े रहते हैं, ठीक। सप्लाई वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के सर्विस कनेक्शन होते हैं? HT सर्विस कनेक्शन और LT सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं सप्लाई वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। सप्लाई फेज के आधार पर कितने प्रकार के सर्विस कनेक्शन होते हैं? फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 3 फेज सर्विस कनेक्शन एंड सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन, ठीक। और 180 क्वेश्चन है, सर्विस लाइन के लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर किसकी सहायता से आई रैक बोल्टों पर स्थापित किया जाता है? 6 SWG GI बीवरर वायर, ठीक है। 6 SWG GI बीवरर वायर की सहायता से आई रैक बोल्टों पर स्थापित किया जाता है, ठीक। की सहायता से, ठीक है। अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन केबल बॉक्स को कहां पर स्थापित किया जाता है? MS चैनल पर। कहां पर स्थापित किया जाता है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन केबल बॉक्स को? पोल केबल बॉक्स कहां पर? MS चैनल पर। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का उपयोग कब कहां किया जाता है? बहुमंजिला भवनों में। ये हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप 1, 2 तल्ला 4 तल्ला बहुमंजिला भवनों में किया जाता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 183 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 184 क्वेश्चन, ठीक है। HBTSC में MS एंगल की माप कितनी होती है? 50 × 50 × 6 mm, ठीक है। ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? HBTSC का मतलब क्या होता है इसका आप लोग को कमेंट में करके बताना है जल्दी से, ठीक है। ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब LT पोल की स्थिति उपभोक्ता परिसर में 15 मीटर या उससे निकट हो, तब किया जाता है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का उपयोग LT पोल में, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग कब किया जाता है? जब वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जाता है, तब पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोल पर स्थापित सब स्टेशन सामान्यतः कितनी क्षमता के होते हैं? न्यूनतम 11/0.4 kV यानी 11,400 वोल्ट तथा अधिकतम 300 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है,
फ्यूज सामान्यतः किससे रक्षा प्रदान करता है? शॉर्ट सर्किट से। रिले क्या करता है? रिले क्या करता है? हाई वोल्टेज पावर डिवाइस को ऑपरेट होने हेतु निर्दिष्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आइसोलेटर किस प्रकार की डिवाइस है? ब्रेकिंग डिवाइस है। पूछेगा जरूर ये सब क्वेश्चन, 50 अब क्वेश्चन इसमें पसंद जानिएगा। आइसोलेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर सर्किट के किसी भी भाग को सर्किट से यांत्रिक इंसुलेट करने हेतु प्रयोग किया जाता है आइसोलेटर का। ठीक, तो ये बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन किसे कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 132 kV 220 kV व 400 kV को रूपांतरित करने हेतु स्थापित किया जाता है किसको? पावर ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ठीक है, प्रत्येक सिस्टम का कौन सा पॉइंट उपकेंद्र पर भू संपर्कित किया जाना चाहिए? न्यूट्रल। ठीक है, वे विद्युत उपकेंद्र जो भवन से बाहर भूमि पर स्थापित किए जाते हैं कहलाते हैं फाउंडेशन सब स्टेशन। भवन से बाहर न्यू पर स्थापित किया जाता है, जो न्यू बनाते हैं, ऊंचाई बना के स्थापित किया जाता है, कौन सा कहलाते हैं? फाउंडेशन सब स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 195 क्वेश्चन। ठीक है, फाउंडेशन पर संस्थापित सब स्टेशन सामान्यतः कितने किलोवोल्ट एम्पियर से उच्च क्षमता के होते हैं? 300 किलोवोल्ट एम्पियर से उच्च क्षमता के होते हैं। ठीक, 196 क्वेश्चन क्या है? वे सब स्टेशन जो फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए स्थापित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कौन सा सब स्टेशन कहलाता है? फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 197 क्वेश्चन है, सर्विस के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? सर्विस के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये वो देखिएगा, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन देखिए कितने आते हैं? 132 kV 200 kV व 400 kV। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में 33 kV व 66 kV। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन 1.1 kV 3.3 kV 6.6 kV व 11 kV। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 400 वोल्ट या 230 वोल्ट। और ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के पार्ट थे। तो स्विचिंग सब स्टेशन प्रयोग में लाए जाते हैं, कन्वर्टिंग सब स्टेशन लाए जाते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सब स्टेशन प्रयोग में लाए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन प्रयोग में लाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए 198 क्वेश्चन पे। संरचना के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? कंस्ट्रक्शन के आधार पर इंडोर टाइप सब स्टेशन 11/400 वोल्ट, आउटडोर टाइप सब स्टेशन, ठीक है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन 4 kV 300 kV। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 199 क्वेश्चन पर। जिस भी क्षेत्र में विद्युत वितरित करने हेतु स्थापित किया जाता है वहाँ सब स्टेशन कहाँ पर होना चाहिए? लोड सेंटर पर होना चाहिए, लोड सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, सब स्टेशन में किस टाइप के इंसुलेटर उपयोग में लाए जाते हैं? पोस्ट 10 बस टाइप सब स्टेशन। लोड इंटरप्टर स्विच का क्या कार्य है? हाई वोल्टेज सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। देखिए 200 क्वेश्चन हो गए हैं आप सभी के, दोबारा खत्म करने के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते चलिए इसी तरह, जैसे अभी तक बस 250 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। किस प्रकार के मापन उपयंत्र का उपयोग इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन में किया जाता है? किस प्रकार के? ठीक है, तो इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग, मापन उपयंत्र का उपयोग इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन में किया जाता है। फ्यूज का सिंबल क्या है? देखिए फ्यूज का सिंबल ये है। अब इसी में पोटेंशियल के ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है? ये है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है? ये है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल क्या है? ये है। लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल क्या है? ये है। बस आइसोलेटर का सिंबल क्या है? ये है। ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है सब स्टेशन में? ये है, ये है। लाइन इंसुलेटर का सिंबल क्या है? ये है, ये है, ये पूरा है साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडोर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त उसके हाई वोल्टेज साइड में और क्या क्या लगा होता है? हाई वोल्टेज साइड में क्या क्या लगा होता है इंडोर सब स्टेशन में? TPMO लगा होता है, एक ST फ्यूज सेट लगा होता है, एक ST सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, आइसोलेटर लगे होते हैं, लाइटिंग अरेस्टर लगे होते हैं। लो वोल्टेज साइड में
एल टी सर्किट ब्रेकर एंड एल टी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड में इतना लगे होते हैं, लो वोल्टेज साइड में 2 चीज़ लगे होते हैं, ठीक। चलिए, सिंगल पोल पर सब स्टेशन पर कितने क्षमता की होती है? सब स्टेशन, सिंगल पोल पर सब स्टेशन कितने क्षमता की होती है? 15 किलो वोल्ट एम्पियर व उससे कम क्षमता की होती है, ठीक है। कितने क्षमता तक के सब स्टेशन में एसटी फ्यूज सेट नहीं किया जाता है? 25 किलो वोल्ट एम्पियर तक के क्षमता तक एसटी फ्यूज को सेट नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं? स्क्वायरल केज मोटर होते हैं, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं, कम्यूटेटर मोटर होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या क्या विशेषता होती है? स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डीसी तथा एसी मोटर्स में मुख्य अंतर क्या है? डीसी में स्टेटर तथा रोटर दोनों पर सप्लाई दी जाती है, जबकि एसी में केवल स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, ठीक है। डीओएल स्टार्टर को कितनी क्षमता तक के लिए उपयोग किया जाता है? डीओएल 5 एचपी से कम, ठीक। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लीप रिंग मोटर की अपेक्षा क्या होती है? सस्ती होती है, ठीक है। किसी भी मशीन का इंसुलेशन टेस्ट किस पर किया जाता है? फुल लोड पर। किसी मशीन का इंसुलेशन टेस्ट किस पर किया जाता है? फुल लोड पर, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए कुछ इंग्लिश क्वेश्चन है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर एल्युमिनियम इज बीइंग फेवर्ड एज बस बार मटेरियल्स? लो कास्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बार स्कीम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? कौन सा बार स्कीम मोस्ट एक्सपेंसिव है? डबल बस बार, डबल ब्रेकर। वेन एन अल्टरनेटर, जब एक अल्टरनेटर को कनेक्टेड टू द बस बार से कनेक्ट किया जाता है तो शट डाउन द बस बार वोल्टेज विल, शट डाउन द जब बस बार वोल्टेज विल क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The bus bar zone, the purpose of protection includes bus bars, isolating switches and circuit breaker। बस बार जोन में किसका प्रोटेक्शन, क्या क्या पर्पज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए? बस बार को प्रोटेक्ट करता है, आइसोलेटिंग स्विचेस को प्रोटेक्ट करता है एंड सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सिंगल बस बार सिस्टम, एक सिंगल बस बार सिस्टम देयर विल बी कंप्लीट शट डाउन व्हेन, एक सिंगल बस बार सिस्टम कब कंप्लीट शट डाउन होता है? जब फॉल्ट अकर्स ऑन द बस इटसेल्फ, जब फॉल्ट की घटना होती है बस इटसेल्फ, स्वयं से, ठीक है। चलिए इंग्लिश से पढ़ते रहिए, इंग्लिश के बच्चों के लिए भी है। द वोल्टेज ऑफ ए पार्टिकुलर बस इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द फेज एंगल एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है। इन ए पावर सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ बस आर लोड बसेस, ठीक है। सर्ज एब्जॉर्बर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन, सर्ज ऑब्जर्वर का यूज किया जाता है, ठीक है। द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम में बी केस्ड बाई लाइटिंग, रेजोनेंस, स्विचिंग, ठीक है। इन ए सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड, एक्साइटर, सब स्टेशन में एक्साइटर को इंस्टॉल नहीं किया जाता है, ठीक। विथ विच of the following are step up substation associated generating stations, ठीक। which of the following equipment is used to limit short circuit current level in a substation? series reactor, ठीक, या रिएक्टर, ठीक है। most of the substation in the power system change of electric supply voltage level, ठीक है, वोल्टेज लेवल। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आउटडोर सब स्टेशन रिक्वायर्स मोर स्पेस, आउटडोर सब स्टेशन रिक्वायर्स क्या करता है? मोर स्पेस चाहिए होता है उसके लिए। मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और ऑफ आउटडोर टाइप, ठीक है। पावर फैक्टर correction substation are generally located at the end of a transmission line, receiving end of a transmission line, जहाँ पे पावर फैक्टर को लोकेट किया जाता है, ठीक है।
अंडरग्राउंड सब स्टेशन आर जनरली लोकेटेड इन थिकली पॉल्यूटेड एरिया। अंडरग्राउंड सब स्टेशन आर जनरली लोकेटेड इन थिकली पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज्ड फॉर, पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन ए पोल माउंटेड सब स्टेशन इज 11 kV 400 वोल्ट के लिए, ठीक है। 11 kV बाई 400 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं, ठीक है। देखिएगा, सिंगल बस बार अरेंजमेंट इन सब स्टेशन इज यूज्ड फॉर वोल्टेज इज लेस देन 33 kV। सिंगल बस बार का अरेंजमेंट क्या था, मैंने पीछे हिंदी में पढ़ा है भी। फॉर कॉस्ट एंड सेफ्टी द आउटडोर सब स्टेशन आर इंस्टॉल्ड फॉर वोल्टेज एबव 33 kV, ठीक है। द ग्राउंड वायर इज कलर ग्रीन, ग्राउंड वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक। सॉलिड ग्राउंडिंग इज अडॉप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो 660 वोल्ट, बिलो 660 वोल्ट सॉलिड ग्राउंडिंग, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड, ठीक है, यही एडवांटेज होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक। विच एमंग दिस टाइप्स ऑफ बस बार्स कैन बी यूज्ड आउटडोर, ट्यूबुलर ACSR AAC, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर इंडोर बस बार, कॉपर। इंडोर बस बार के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कॉपर का। एट व्हाट प्रेशर इज द SF6 गैस filled in the whole installation of GIS substation, gas insulated substation 3 kg per centimeter square SF6 गैस का प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सब स्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग किया जाता है सब स्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। MLC फायर प्रोटेक्शन इज एसोसिएटेड विथ फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन इज एम्प्लॉयड वेयर देयर इज लेस स्पेस वैल्यूबल। गैस इंसुलेटेड का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे बहुत कम स्पेस जगह उपस्थित होता है। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज सब स्टेशन टू इंडिया, 750 किलो वोल्ट, ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया के लिए, ठीक है, 750 किलो वोल्ट। इन ए सब स्टेशन करेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड मेजरिंग पर्पस एंड प्रोटेक्शन पर्पस कनेक्टिंग टू रिले। करंट ट्रांसफार्मर का यूज मेजरिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए किया जाता है जब रिले कनेक्ट होता है, ठीक। वोल्टेज इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज 11 किलो वोल्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ए फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन में बी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन कौन से लिए रिक्वायर्ड है, कौन रिक्वायर्ड लेता है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए पोल माउंटेड सब स्टेशन इज जनरली अप टू 200 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। बस बार आर ऑपरेटेड एट कांस्टेंट वोल्टेज, बस बार किस पे ऑपरेट होता है, कांस्टेंट वोल्टेज पे। आइसोलेटर इज ओपन आफ्टर ऑपरेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट करने के बाद आइसोलेटर ओपन हो जाता है, ठीक। इंडोर सब स्टेशन आर यूजली फॉर 11 किलो वोल्ट, ठीक। विच टर्म्स डिफाइंस दैट द रेशियो बिटवीन मिनिमम एक्चुअल लोड टू इंस्टॉल्ड लोड, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड टू एस्टिमेट एज कंटेंजेंसी, 5%। व्हाट इज नेम ऑफ दिस सिंबल, इस सिंबल का क्या नेम है, ऐसा आया जाए पूछ लेगा था, इंटरमीडिएट स्विच। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पर प्रतिमान होता है, तुल्यकाली रोटर गति पर, ठीक है। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका संभावित कारण क्या है, आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल वायरिंग के लिए, ठीक है, कौन सी तार का प्रयोग होता है, PVC। यहाँ CB का अर्थ क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके जरूर से बताना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है।
सीढ़ी की वायरिंग में कौन सी स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरमीडिएट स्विच सीढ़ी की वायरिंग में। नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बैटन वायरिंग नमी वाले स्थान पर। सुरंग की वायरिंग में एक साथ कितने बल्ब जलते हैं? 2। ठीक है, जो सुरंग किए जाते हैं ट्रेनों के लिए जाने के लिए 2। मानव शरीर गीला होने पर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। क्लिट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग एंड सीटीएस वायरिंग किस वायरिंग के अंतर्गत आता है? इंटरनल वायरिंग। ठीक है, इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत। विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन? कंड्यूट वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट? MCV। ठीक है। पीवीसी चैनल वायरिंग सुटेबल फॉर इंडोर सरफेस वायरिंग। पीवीसी चैनल वायरिंग किसके लिए सुटेबल होता है? इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज्ड इन ए पावर सर्किट इज 1.5 स्क्वायर पर मीटर। द कंड्यूट एल्बोज आर यूज्ड एट शार्प एंड्स। ठीक है। विच मटेरियल इज नॉट ए गुड कंडक्टर? PVC। PVC इज नॉट ए गुड कंडक्टर, इंसुलेशन बेस्ट है, बेस्ट कंडक्टर बेस्ट नहीं है। द फ्यूजिंग फैक्टर HRC फ्यूज 1.1। HRC फ्यूज का कितना हाई रिएक्शन कैपेसिटी फ्यूज का फैक्टर कितना होता है? 1.1। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। 3 कनेक्टिंग टर्मिनल किस स्विच में होते हैं? 2 वे स्विच में 3 कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं। कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? नमी वाले स्थान पर। रिवायरेबल तथा किटकैट फ्यूज का उपयोग किस प्रकार की वायरिंग में किया जाता है? इंटरनल वायरिंग में। चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास आपका मैराथन यहीं पे खत्म हुआ। EDD सेकेंड का 276, जैसा कि थंबनेल में था 250 प्लस 276 क्वेश्चंस हैं, और इस 276 क्वेश्चन में हमारा गारंटी है 50 to 80 क्वेश्चन फंसेंगे। 50 क्वेश्चंस तो आने हैं, जिसमें से मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन फंसेंगे, कंफर्म है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 2 क्वेश्चन जो पूछा हूँ उसका आंसर ज़रूर करके बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा EDD सेकेंड कंप्लीट है। ठीक है, आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो दोस्तों आपके लिए आज इतना ही, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप लोग उसके बाद, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों की डिमांड होती है, अगर दूसरे 2 सब्जेक्ट को मैराथन लाना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसका शेयरिंग होना चाहिए, और उसके बाद सब्सक्राइबर भी बढ़ना चाहिए, तभी आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। और अगर ज़्यादा नहीं आएंगे तो इस वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग लाइक और शेयर करके सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल के बढ़वाइए और यूट्यूब चैनल के भी। ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम कर सकें, हम और आपके लिए अच्छा कर सकें। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा और पेपर तक नहीं खोला जाएगा। तो आप लोग को अगर अपना फ़ायदा चाहते हैं, दूसरों को फ़ायदा भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।